ठीक हो गया। और लेकिन ये है कि अगर आप कोर्ट को एविडेंस दें कि आप बिल्कुल ठीक, आप नेक पाक हैं, तो उस सूरत पे आपको उस नेक पाक, आपने जो कहा कि मैं नेक पाक हूँ, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपकी एविडेंस दी जा सकती है कि नहीं, आप नेक पाक नहीं है, आपने ये ऑफेंस किया, ये ऑफेंस किया, ये ऑफेंस किया। ठीक हो गया। चलें, मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करवा देता हूँ। हाँ जी, वकास साहब क्या कहता है 68? वकास अली। सर 68, जी सर 68 में सर ये बताया गया कि बैड करेक्टर जो है वो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा रिप्लाई में अगर ये कहता है कि मेरा करेक्टर जो है मैं बहुत नेक हूँ, तो फिर उस सूरत में उसको जो है वो रिप्लाई फिर वो रेलेवेंट हो जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही उसका है। अगर बैड करेक्टर रिप्लाई में अगर उसका कोई बंदा मतलब बैड करेक्टर बता देता है कि हम्म। इसने ये काम भी किया हुआ है, इसने ये काम भी किया हुआ है, तो फिर वो रेलेवेंट हो जाएगा। हाँ जी। जी अदनान जट साहब, आप और 68 आगे को डिफाइन करें। ठीक है, वकासली बहुत अच्छा डिफाइन किया आपने। जी, जी सर। सर मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सर मिसाल के तौर पर हम जब ना एविडेंस करवा रहे होते हैं, वो जाहिर है हर मुलजम अक्यूज पर्सन कहता है कि मैंने ये गुनाह नहीं किया। तो फिर हम उसके खिलाफ जो है ना जी, एविडेंस के लिए हम कोर्ट में वैसे ओरली तो कोई चीज़ नहीं कह सकते। हमने जो रजिस्टर्ड शुदा चीज़ जैसे एफआईआर उसके खिलाफ अगर कोई 382 वो चोरी कर रहा है, इस पर्चे में भी चोरी, उसके खिलाफ और भी कोई एफआईआर होंगी सफ़ा मिसल पर जो ऑलरेडी मौजूद हों, तो हम उस बीइंग एविडेंस वो दे सकते हैं कोर्ट को ये तो बेसिकली आदि मुजरम है, इसका तो काम ही यही है। हाँ तो जी। फिर वो उसी चीज को ये बता रहा है कि वो बैड करेक्टर जो है ना जी, फैक्ट हाँ। इन इशू जो इस वक्त चल रहा हो ना, उसी हम्म। के फैक्ट के मुताबिक जो रजिस्टर्ड एफआईआर जो हो हमारे पास सफा मिसल पर, वो हम देकर वो बता सकते हैं कि हमारे पास ये देखें, ये जो है ना जी करेक्टर इसका जी ऐसा है, ये बिल्कुल अदनान साहब, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। प्रूव कर सकते हैं यही जी। चीज़ है कि अब एफआईआर हो जाती है मुलजिम पे, फिर मुलजिम आगे कहता है कि मैं तो नेक पाक हूँ, मैंने तो कभी एफआईआर, मैंने तो कभी गुनाह किया ही नहीं है, मैं तो नमाजी हूँ। ठीक है। तो फिर उसके खिलाफ जो एफआईआर होती है वो हम आके कोर्ट में मार्क करवा देते हैं, या उसके खिलाफ कोई पहले कोई कन्विक्शन हो गई होती है तो उसकी अटेस्टेड कापी आके हम उसको एग्जिबिट करवा देते हैं। ठीक हो गया। तो वो उसके रिप्लाई में एक्चुअली आ रहा होता है, वो क्रिमिनल जो हम दे देते हैं उसके रिप्लाई में, क्योंकि वो कह रहा होता है कि नहीं, मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया, मैंने पहले भी कभी ऑफेंस नहीं किया। ठीक हो गया। ये था आपका 68। किसी का कोई क्वेश्चन हो 68 तक? सर आगे चलें सर, काफी देर हो गई, तकरीबन 1 घंटा इसी पर है, दो समझ आ गई सेक्शन आपको? पर। समझ आ गई आपको? जी सर, ट्रेन समझ आ रही है। तो जी सर, आपको सर यहाँ आप पूरी पूरी आप समझ आ गई सर। आपको समझ आनी चाहिए। आप तो अदनान साहब माशाल्लाह ज़हीन है। ठीक है। तो हमने बाकियों को भी साथ लेके चलना है। ठीक है। हमने बाकियों को भी साथ लेके चलना है। जी मैं कहता हूँ जी कि सर, जी एक दिन जी। में आप हम सिर्फ एक भी सेक्शन आर्टिकल समझते हैं तो वो हमारी कामयाबी है। ऐसा नहीं कि हम एक दिन में 30 आर्टिकल पढ़ें और किसी को कोई समझ ही ना बिल्कुल। आए। ठीक है। आपने अभी एक दफा कोई एक महीना भी जी लगा जी, देते हैं वो क्यूएसओ। तो आपकी बात जी। थी। एक महीना भी आप क्यूएसओ को लगा देते हैं ना, तो ये सारी जिंदगी आपकी जो फर्दर कोई आप आगे 30 साल भी वकालत करते हैं तो वो दोबारा मेरा ख्याल है किसी के पास आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। तो सर हमने। यानी इस जी मैडम। सर यानी इसका मतलब ये है कि प्रीवियस जो बैड करेक्टर होता है वो रेलेवेंट नहीं होता हाँ जी। जब तक कि वो जब तक कि करेक्टर जो है वो इटसेल्फ इशू ना हो। एम आई राइट सर? इस पे मैडम यही तब कुछ है कि तक कि सारा सारा इशू जो है सारा इशू जो है वो करेक्टर पे ना हो, तब तक जो प्रीवियस बैड करेक्टर है वो रेलेवेंट नहीं होता। और या अगर प्रीवियसली आपकी कन्विक्शन हुई होती है बैड करेक्टर पे,
तो फिर ये कि वो रेलेवेंट हो जाता है। सही है मैडम, इस पे जो जनरल कंसेप्ट यही आप समझ रहे हैं कि प्रीवियसली बैड करेक्टर जो है मुलजिम पे एक एफआईआर होगी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिछला आप उसका और भी एफआईआर लेके आ जाएं, कोर्ट नहीं मानेगी। वो कहेगी कि पीछे उसने जो मर्जी किया, मैंने उसको, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। आप यही जो आपने एफआईआर करवाई है 380 की, ये प्रूव करें। आप कहते हैं कि नहीं, ये इसने पहले भी 380 की, इसके खिलाफ 10 एफआईआर है। वो कोर्ट कहेगी कि इसके खिलाफ पहले पहले कोई 100 एफआईआर भी है, तो मुझे कोई कंसर्न नहीं है। आप यही केस प्रूव करें। आप यही केस जो आपका ये 380 की एफआईआर है 2020 में, इसको प्रूव करें। बेशक ये इसके पीछे 100 एफआईआर भी है, कोर्ट ने उसकी प्रीवियस बैड करेक्टर पे कोई एविडेंस नहीं लेनी, ना ही वो रेलिवेंट होगी। अगर एक्यूज्ड आके कहता है कि जी, ये ऑन होता आके कहता है कि मैंने जज साहब, मैंने कभी जिंदगी में कभी चोरी नहीं की, जज साहब मैंने कभी जिंदगी में कोई चोरी नहीं की, तो फिर इस सूरत पे कोर्ट डिफेंड जो प्रोसिक्यूशन है वो उसके खिलाफ एफआईआर, जो पहले जो उसके खिलाफ एफआईआर है, वो लेके आ सकती है। मैं फिर आपको समझाता हूँ कि एक मुलजिम है, उस पर 380 की एफआईआर हुई है, तो कोर्ट कहेगी कि इसका जो 380 को आप अप्रूव करें। पीछे इसने 376 का किया है, 362 के किया है, 392 किया है, 395 किया है, ठीक है। कोई भी ऑफेंस की है, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है, मैंने उससे उस पर कोई एविडेंस नहीं लेनी है आपकी। आप यही केस प्रूव करें। हाँ, अक्यूज कहता है कि नहीं जी, मैंने कभी किसी के साथ, मेरे खिलाफ कभी 392 की एफआईआर नहीं हुई, 395 की नहीं हुई, कभी मैंने कभी 300 की एफआईआर, पहले कभी 380 की, कभी मतलब कभी मेरे पास कोई एफआईआर ही नहीं है। अब यहाँ पे अक्यूज कह रहा है कि मेरी कोई एफआईआर नहीं हुई, तो इसके रिप्लाई में कोर्ट एविडेंस मांग सकती है। कोर्ट कह सकती है कि हाँ जी, अगर ये कह रहा है कि मैं सच्चा हूँ, तो दूसरी प्रोसिक्यूशन आप इसके खिलाफ एविडेंस दे दें। जी मैडम, अब आपको समझ आया? जी मैं यही बताना चाह रही थी, यानी कि मौजूदा केस में अगर करेक्टर जो है वो इन इशू हो तो उसी को प्रूफ किया जाएगा, पिछले पे बात नहीं होगी। हाँ आप जी, ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया। सर मेरा एक सवाल है जी सर मेरा। जी जी जी, करें क्वेश्चन। सर आप जिस तरह कह रहे हैं कि वो रिप्लाई में अगर वो मतलब है कि कोई एफआईआर उसके अगेंस्ट दे देता है तो फिर वो रेलेवेंट होगी, लेकिन सर एफआईआर की बेस पे तो किसी को मतलब है कि नहीं ना कंसिडर किया जा सकता, वो तो जब तक कि उसे कन्विक्शन ना हो। सर रिकॉर्ड होल्डर तो है ना वकास साहब, वो रिकॉर्ड होल्डर तो है, ठीक है। एज अच्छा। इट देखें, होती है ना कि वो मतलब कोर्ट रिलाय, जैसे प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम, अगर उसके खिलाफ सिर्फ एफआईआर की कॉपी लेके आ जाते तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, मे प्रिज्यूम कर सकती है, मे प्रिज्यूम करेगी कि सही। हो सकता है कि इसने कोई मतलब चोरी की हो। अगर उसके खिलाफ आप प्रीवियस कन्विक्शन ले आ जाते हैं, उसकी अटेस्टेड कॉपी ले आते हैं जिसपे वो उसको पहले सजा हो चुकी है, तो कोर्ट ने शैल प्रिज्यूम करना है। कोर्ट सही ने है। शेल प्रिज्यूम करना है कि सही लाजमी इसने पहले ऑफेंस की है, इसका करेक्टर बैड है। सही है। ठीक हो गया। तो आप यही ठीक है। दोनों चीजें होती है कि प्रीवियस, इसको कहते हैं रिकॉर्ड होल्डर, प्रीवियसली रिकॉर्ड होल्डर या प्रीवियसली कन्विक्टेड, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। सही है। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें जी, आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी, करेक्टर एज टू अफेक्टिंग डैमेजेस। कहता है इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द character of any person is such as to affect the amount of damage which he ought to receive is relevant। अब सेम एज इट इज, ये आपका, इसको आपने रेड विद करना है 26 के, 26 के साथ रेड विद करना है। और कल एक और भी हमने डिस्कस किया था डैमेजेस के, सॉरी 25 के साथ इसको डिस्कस आपने सेट करना है। 25 QSO, ठीक है। उसमें 25 में यही कहा गया कि अगर कोर्ट ने असरटेन करना है कि डैमेजेस की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, तो उस सूरत में कोर्ट जिन फैक्ट्स को भी कंसीडर करेगी, कि जिन फैक्ट्स को भी देखेगी जो कि बता रहे होंगे कि ये इतनी अमाउंट होनी चाहिए, वो सारे रेलिवेंट होंगे। ये 25 कह रहा है। अब 69 में क्या कह रहा है कि इन सिविल केसेस द फैक्ट that the character of any person is such as to affect amount of damages which ought he receive to
इज रेलिवेंट। अब वो कहता है कि वो ऐसे फैक्ट्स, ठीक है, सिविल केसेस में करेक्टर जो कि बताए कि आपकी डैमेजेस की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वो सारे रेलिवेंट होंगे। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज के एक पर्सन है, ठीक है, एक दोस्त है, एक मतलब एक दोस्त और इसकी जो गर्लफ्रेंड है, ठीक है, लड़का लड़की, उसने लड़का वादा करता है कि जी मैं आप पे जो है ना आपके साथ शादी करूंगा। 2015 में कहता है, 2020 में कहता है कि 2015 में कहता है कि मैं 2020 तक आपसे शादी कर लूंगा। अब 2020 में आके वो मुकर जाता है कि मैंने शादी नहीं करनी। अब वो प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस उसने इसका मतलब तोड़ा है, तो वो लड़की जो है उसके खिलाफ डैमेजेस का सूट फाइल कर देती है कि आपने मेरे साथ प्रॉमिस किया था, वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो अब आप पूरा नहीं कर रहे, तो वो डैमेजेस सूट फाइल कर देती है। अब डैमेजेस का सूट फाइल किया तो कोर्ट उस सूरत में जो लड़की का वो लड़का आके बताया कि जी ये 2016 में इसके ये फलां के दोस्त के साथ पकड़ी गई है, 2017 में ये फलां के साथ चल रही थी, 2018 में वो फलां के साथ चल रही थी, ये उसका करैक्टर बता रहा है उस लड़की का जिसकी वजह से मैंने शादी नहीं की। अब वो ये सारा करैक्टर जो है वो लड़की का वो उसका रेलिवेंट होगा। सपोज कि एक प्रोस्टिट्यूट औरत है, वो ठीक है, वो आपके खिलाफ एफआईआर करवा देती है, आपको बुलाती है, आप उसको आपसे मिल के आप उसके साथ जो कुछ करते हैं, उसके बाद वो आपके खिलाफ एफआईआर करा देती है। ठीक है, एफआईआर करा देती है तो आप एफआईआर में एक्विट हो जाते हैं। ठीक हो गया। फिर आप डैमेजेस का सूट फाइल कर देते हैं। डैमेजेस का सूट आप फाइल करेंगे तो आपका जो करैक्टर होगा, ठीक है, कि आप पहले भी 5 लड़कियों को फंसा चुके हैं, पहले भी 4-5 लड़कियों के साथ फ्रॉड कर चुके हैं, वो सारा रेलिवेंट होगा। डैमेजेस सूट फाइल डैमेजेस के सूट में, ठीक है, सूट फॉर डैमेजेस में आपका करैक्टर रेलिवेंट होता है। आपका करैक्टर ही बताता है कि आपकी रेपुटेशन क्या है, आपकी डिस्पोजिशन क्या है, उसी बेस पे आपका सूट आपको डैमेजेस की अमाउंट मिलती है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मियाँ साहब ने सूट किया था, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, ये इलेक्शन से पहले 2018 के इलेक्शन से पहले के उसने कहा था कि जी इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था, इल्ज़ाम नवाज शरीफ बरदरान पे कि इन्होंने मुझे 10 अरब की ऑफर की है। नवाज शरीफ मेरे घर आया था, बन्नी गाला आके मुझे कहता है कि 10 अरब आपको देते हैं, आप चुप करके घर बैठ जाओ, आप इलेक्शन ना लड़ो, हमें तंग ना करो। ठीक हो गया। तो ये पनामा भी भूल जाओ, सारा कुछ भूल जाओ। इसी बेस पे ये मियाँ साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये लाहौर की सेशन कोर्ट में उन्होंने डैमेजेस का सूट फाइल कर दिया। ठीक हो गया। अब इसी डैमेजेस के सूट पे इमरान खान के करैक्टर, इमरान खान के करैक्टर, और ये कोर्ट ने डिसाइड करना है कि इस डैमेजेस के सूट में जो कि इन्होंने 10 अरब किया 10 अरब का किया है, शहबाज शरीफ का करैक्टर कैसा है, उस करैक्टर के तयन करने के लिए जो भी आपके जो इमरान खान शहबाज शरीफ का पिछला करैक्टर, वो सारा रेलिवेंट होगा। शहबाज शरीफ का पिछला करैक्टर रेलिवेंट होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। इसमें एक और एग्जांपल ये है, उस केस का फैसला आया सर? नहीं अभी नहीं आया, ये अभी पेंडिंग ही है, ये आएगा भी नहीं। ठीक हो गया। अब इसकी और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अब सपोज के रेप केस है, ठीक है, रेप के एक आप मतलब आपके खिलाफ कोई एक और लड़की है, वो आपके खिलाफ एक जो प्रोस्टिट्यूट औरत है, वो आपके खिलाफ डैमेजेस का सूट फाइल कर देती है कि इसने मेरे साथ मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो उसने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, और वो आपके साथ डैमेजेस का सूट कर देती है। तो उस प्रोस्टिट्यूट औरत की आप जो सारी मतलब उसके जो पिछला करैक्टर है, वो सारा करैक्टर बता सकते हैं। हो सकता है उसने आपके खिलाफ 1 लाख डैमेजेस का सूट फाइल किया हो, जब उसका आप करैक्टर बताएंगे कि ये ऐसे करैक्टर की है, ये ऐसे करैक्टर की है, इसकी रेपुटेशन ये है, इसकी रेपुटेशन ये है, फिर कोर्ट चाहे तो उसको 10,000 की ऐसे डैमेजेस की अमाउंट दे दे, से उसको कंपनसेशन सिर्फ 10,000 कर दे। अगर उसका गुड करैक्टर होता, ठीक है, वो बिल्कुल अच्छी और ठीक होती, तो फिर उसको 1 लाख भी दे सकती थी। आपका जो करैक्टर है वही अमाउंट बताएगा कि डैमेजेस की अमाउंट क्या है, क्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप वो जो आपका ये सूट है डेफामेशन ऑर्डिनेंस है 2002,
ठीक है। डेफामेशन ऑर्डिनेंस 2002 में वो के खिलाफ आपका 2 किस्म के होते हैं, लाइबल और सिलेंडर। लाइबल होता है रिटन और सिलेंडर होता है ओरल, किसी के साथ आपकी हत्या की इज्जत करते हैं। हत्या की इज्जत में जो पर्सन हत्या की इज्जत का दावा करता है, 2015 में हमने भी एक दावा किया था, ठीक है, वो एक डॉक्टर साहब थे। वो डॉक्टर का हम करैक्टर बता रहे थे जी, डॉक्टर साहब ने जी फखरुद्दीन जी इब्राहिम साबिक इलेक्शन कमिश्नर, उसका चेकअप किया है। ये डॉक्टर साहब ने जी गिलानी साहब का भी चेकअप किया था। और ये डॉक्टर जो साहब जो हैं शाह महमूद कुरैशी के साहब के जो पर्सनल वो हैं, मतलब उसके ज़ाती डॉक्टर हैं, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि ये उसका करैक्टर बता रहा है कि ये इतनी वैल्यू रखता है बर्तन, इतनी इसकी कदर है, इतनी इसकी रिप्यूट है, इतनी अच्छा ये इंसान है, इसके करैक्टर पे उसने बात की है। तो वो चीज़ मतलब उसका करैक्टर की एविडेंस सारी रेलिवेंट होगी और उसी करैक्टर पे कोर्ट ने सूट फॉर डैमेजेस की अमाउंट मतलब कंपेंसेशन की अमाउंट लगाएगी, डिसाइड करेगी। ठीक हो गया? आइए कोई समझ। सर यानी कि आपके कहने का मतलब ये कि जो ये इल्जाम तराशी के केसेस होते हैं ये उसके बारे में है, हाँ जी, उसमें मतलब आपका कैरेक्टर जो है वो इफेक्ट करता है, जो हाँ भी जी, बिल्कुल किसी बिल्कुल। पर किसी भी मामले में इल्जाम लगाते हैं तो उसमें ये कि कैरेक्टर जो है वो रेलेवेंट होता है उन केसेस में। जी ये बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसे ही है, यही कुछ है, यही कुछ है। ठीक हो गया? चलें जी, इसकी अब हम एक्सप्लेनेशन बताते हैं। एक्सप्लेनेशन में वो बता रहे हैं कि इन आर्टिकल 66, 68, 69 वर्ड करैक्टर की हमने शुरू में पढ़ ली थी। एक्सेप्ट प्रोवाइडर, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। वो बता रहा है कि करैक्टर से क्या मुराद है, उसकी रेपुटेशन, डिस्पोजिशन, उसकी इलाके में साख क्या है, उसकी इलाके में कितनी रिस्पेक्ट है, इलाके में उसका क्या वैल्यू है, सोशल स्टेटस क्या है, ये चीज़ है। डिस्पोजिशन में वो उसका आ जाता है कि उसका यूएल मोड ऑफ एटीट्यूड, मतलब उसकी आदत क्या है, उसका करैक्टर क्या है, उसका गुस्सा गुस्सा करता है, गाली देता है, क्या करता है। ठीक हो गया? आगे वो कह रहा है कि जी एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सर 68। ये सर सेम डेफेमेशन का सूट है, इसमें भी लिमिटेशन फॉल करती है। हाँ जी सर, करती है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में आ जाते हैं। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की जो आपकी है, जो कंपनसेशन है, 1 साल की है, 1 साल की लिमिटेशन है मैलिशियस ठीक हो गया प्रोसिक्यूशन। ये सर। आपका ना इसमें लिमिटेशन डॉक्यूमेंट्री लिमिटेशन एविडेंस एक्ट। क्या क्या चीज? इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का क्या रोल प्ले अदा कर सकती है? डॉक्यूमेंट्री किस हद तक? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसी, अब देखे ना कि ये अब अगर उसका है ना ओरल, ठीक है, ओरल उसने जुबानी इल्जामात लगाए तो उसने उस पर ओरल एविडेंस इनफ है। इन ओरल एविडेंस से आपने प्रूव करना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव करना है। अब वो तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये देखें जी, बिल्कुल ये मतलब इमरान खान कहता है, इमरान खान ने कहा जी ये मुझे 10,000 रुपये देते थे। ये ज़ुबानी बातें हैं। इस पे ओरल एविडेंस ही काफ़ी है। ओरल फैक्ट को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस आप दे सकते हैं। बेशक ये इन रिकॉर्डिंग हो या ना हो। इन रिकॉर्डिंग तो फिर डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट है, किसी डॉक्यूमेंट को आपने प्रूव करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देनी पड़ेगी। ये जनरल रूल बता रहा हूँ मैं आपको। सर ये जो सोशल मीडिया की जो डेफेमेशन होती है तो वो भी इसके लिए इसमें अलहदा आएगी एक सर? नया एक्ट बनाया है, पीका, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। जी प्रिवेंशन ऑफ सर। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, इसकी हमने ये बहुत मतलब सीरियस ऑफेंसेस हैं। इसकी जो मतलब 21-22 के तहत मेरा खुद एक केस आया था, मैंने केस किया है कराची से मैं मतलब एक पर्सन कराची में बैठा था, उसकी एक दोस्त थी, दोस्त क्या उसकी वो मतलब जो फ्योंसी थी वो लाहौर में बैठी थी। जी तो सर। आपस में उनके साथ होते रहे, तो बाद में उनका जो मतलब नहीं चल सका आगे, तो उसकी वो उन्होंने मतलब एफआईआर करवा, मतलब उसका जो दोस्त था कराची में बैठा, उसने कुछ पिक्चर्स उसकी अपलोड कर दी थी सोशल मीडिया पे। फिर उस पर एफआईआर हुई थी सेक्शन 21, 23 और 24। ये पीका आया था 2016 में, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। उसकी फिर एफआईआर बेल करवाई हमने सेशन से, सेशन खारिज हो गई थी, फिर हम हाई कोर्ट से करवाई थी।
ये बहुत सीरियस ऑफेंसेस हैं, इसके लिए अलग एक्ट है। ठीक हो गया सर। चलें जी आगे हम चलते हैं। इसकी कोई लिमिटेशन है, आप कितने अरसे बात कर सकते हैं? मतलब कितने मैडम अरसे के अंदर? क्रिमिनल केसेस में कोई ऑफेंस है आप लिमिटेशन नहीं होती। जब भी आप जाके सपोज के आप आज के खिलाफ, आज आपके घर चोरी हुई है, आप इसकी 4 साल बाद FIR करवा दें, हो जाएगी। लेकिन डिले अमाउंट करता है। इवन कि आपने एक दिन का भी डिले है, सपोज कि आज आपकी चोरी हुई है, 2 दिन बाद आप FIR करवाती हैं, तो वो एक्यूज जो है वो कह सकता है कि 2 दिन इसने डिले किया है, इस मैडम ने, तो इसलिए डिले इसलिए किया है कि इसने कोई एक स्टोरी बनानी थी, एक ने इसने वकील साहब के साथ मशवरा करना था, मशवरा करके इसने करना था। डिले पे बहुत ज़्यादा बेल हो जाती है। डिले ही आपका जो है आपकी स्टोरी को फिक्टिशियस बनाता है। ठीक है, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में ले जाता है आपका डिले। वैसे क्रिमिनल केसेस में कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक हो गया। यानी फिर जब क्रिमिनल केसेस में हम डिले करते हैं तो मतलब हमें कोई झूठ का कोई मतलब उज़र देना है या इट डजंट काउंट्स? आपने एक्सप्लेन करना है, आपका डिले जो है वो एक्सप्लेन, आपने इवन के ईच डे का आपने एक्सप्लेन करना होता है कि यानी इस सर आज चोरी हुई तो मतलब मैं 10 साल बाद केस कर सकती हूँ कि कर मेरे घर सकती में हैं, चोरी कर हुई? सकती हैं, कर सकती हैं, कर सकती हैं। तो सर उस केस की कोई वैल्यू होगी? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन के आप लेट करेंगी तो उस पे वो स्टोरी फिक्टिशियस हो जाएगी कि ये मैडम ने जो है ना जाके उनके मतलब कंसल्टेशन के साथ उन्होंने FIR करवाई है। एक दिन का डिले भी अमाउंट करता है, एक दिन का डिले उस पे भी बेल्स हो जाती हैं। तो आप 10 साल कह रही हैं, मैंने बताया कि लिमिटेशन कोई नहीं है, लिमिटेशन सर कोई नहीं है। अगर उसमें जो डिले है उसको एक्सप्लेन किया जाए तो फिर तो सर वो हो जाएगा ना हाँ कवर जी, उसमें। हाँ जी बिल्कुल। आप करेंगे 10 साल को कैसे कवर करेंगे? उस पे एविडेंस देनी पड़ती है, वो फिक्टिशियस आ जाती है स्टोरी। बहरहाल आप एविडेंस के थ्रू उसको प्रूव कर सकते हैं। यस सर, ठीक हो गया सर। हाँ जी, नासिर साहब कहाँ पे थे आप? इतना आप आज लेट आए हैं। सर वो गेस्ट आ गए थे तो उनके साथ बैठ गया था खाना खाने, तो अभी आया हूँ बस। अच्छा, चलें चलें जी, आज हमने करैक्टर पढ़ लिया है। ये वकास साहब के कंसेप्ट अच्छे हैं, वो आप उनसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलें जी, आगे आज का हमारा जो टॉपिक है ओरल एविडेंस, इस पे 2 सेक्शन है, 70 और 71। ये 2 आर्टिकल करने हैं, उसके बाद फिर हम बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक हो गया। मैं देख लूँ मीटिंग। चलें, अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, लगाई हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। चलें जी, आगे है जी आपका ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस जिसको ज़ुबानी शहादत कहते हैं। ठीक है, जब भी आप एविडेंस कंप्लीट करते हैं तो आप लिखते हैं कि जी मैं ज़ुबानी व दस्तावेजी शहादत कंप्लीट करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, उसका मतलब मुकम्मल करता हूँ। ठीक है, उस पे वकील साहब के साइन लिए जाते हैं कि जी आप दोबारा फिर एक दफ़ा आप कह दें कि मेरी एविडेंस ख़त्म हो गई है, तो फिर दोबारा आप एविडेंस नहीं दे सकते, एक्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ एक्सेप्ट परमिशन विद प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट। ठीक हो गया। चलें जी, आगे कह रहा है कि जी 70 सेक्शन 70 कहता है प्रूव ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। कहता है ऑल फैक्ट्स, इनको आप रहने दे, ऑल फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। ये जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है कि ऑल फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। जितनी भी फैक्ट्स हैं सबको ओरल एविडेंस से आप प्रूव कर सकते हैं। इसकी एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि एक्सेप्ट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को आपने प्रूव करना है तो उसको आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देनी है। ठीक हो गया।
अब सारे फैक्ट्स जी, फलां मैंने फलां शख्स को उधर देखा था, मैंने फलां शख्स को सुना था कि वो कह रहा था कि मैंने रात को डकैती करनी है, मैंने सूंघा था तो वहाँ पे मुझे स्मेल आ रही थी कि कोई पर्सन मरा हुआ है। ये क्या है? ओरल मतलब ये सारे फैक्ट्स हैं जिसको आप ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। एक्सेप्ट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या आ जाता है? सपोज कि निकाहनामा का इशू है, ठीक है, निकाहनामा में आप जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये कि डावर की अमाउंट 5 लाख, आप कहते हैं नहीं 10 लाख है, तो वहाँ पे आपकी ओरल एविडेंस नहीं मानी जाएगी। वहाँ पे आपने दूसरा कोई, जहाँ पे आपका या आप कह रहे हैं कि ये जो निकाहनामे पे 5 लाख है, ये 5 लाख नहीं, ये 10 लाख थी, तो कोर्ट कहेगी कि आप ले आए निकाहनामा, और कोई निकाहनामा ले आए जहाँ पे 10 लाख है, मैं उसको मान लूँगी। मैं देखूंगा कि वाकई आपको ये ठीक है, ये नहीं है। वो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के को प्रूव के अलावा बाकी जो भी एविडेंस है, जितनी भी फैक्ट्स हैं, वो सारे आप ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। अब कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को मैं मजीद एक्सप्लेन करूं तो देखें, एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो मंदरजात होते हैं, जो चीजें लिखी जाती हैं, वो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। इस तरह ये कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को आप 102 103 में भी आप देखेंगे कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब वो जो डॉक्यूमेंट, जो चीज तहरीर है, कुछ लिखा गया है, वो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है। अब निकाहनामा की कंटेंट क्या है? निकाहनामे के कंटेंट ये है कि वो दूल्हे का नाम, दुल्हन का नाम, दूल्हे की उम्र, दुल्हन की उम्र, शादी की तारीख, दूल्हे के गवाह, दुल्हन के गवाह, हक महर। ठीक हो गया? ये क्या है? ये कंटेंट ऑफ निकाहनामा है। ठीक हो गया? कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का पता चल गया आपको? जी सर। चलें, क्या कहता है सेक्शन 70, क्या कहता है? सेक्शन 70 में सर ये कहा गया, जनरल रूल ये है कि ऑल फैक्ट्स में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। कोई भी, सारे जितने फैक्ट्स हैं उन्हें ओरल एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन ये है कि जो मतलब है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ली जाएगी। सही है जी। आयशा मुश्ताक साहबा, क्या कहता है सेक्शन 70? सर सेक्शन 70 में एक जनरल रूल है कि तमाम के तमाम जो आपके पास फैक्ट्स हैं, आप उनको ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। देन एक्सेप्शन पड़ी है कि सिर्फ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देना पड़ेगा। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो सेक्शन 70 पे? चलें नो जी, क्वेश्चन। चलें जी, चलें नेक्स्ट चलते हैं। ये अभी 8 मिनट तक की मीटिंग ऑफ होगी तो फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, मीटिंग के लिए भी यही है कि आपका जो पहले मैं लिंक शेयर किया हुआ है, उसी लिंक पे आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब सेम डे में जितनी मीटिंग्स होती हैं उसका भी लिंक सेम ही होता है। जो पहले मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, मैं दोबारा लिंक ना भी शेयर करूँ तो उसी लिंक जो पहले आपके पास आया हुआ है ग्रुप में, उस पर भी आप ऐड हो सकते हैं। ठीक हो गया? सर उससे नहीं होता क्योंकि हर लिंक चेंज हो जाता है, उस पे नहीं होता। वो अच्छा, इनवैलिड हो जाता है। चलें चलें, मैं नया शेयर कर दिया करूँगा। ठीक हो गया? चलें जी। अब नेक्स्ट कहता है कि जी ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। पहले तो ये कहा कि उस 70 में कि आपका जो ओरल एविडेंस से आप सारे जितने भी फैक्ट्स हैं, दुनिया जान के जितने भी फैक्ट्स हैं, आप उसको ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के अलावा। अब वो कहता है कि ओरल एविडेंस आपने कैसे देनी है? ओरल एविडेंस आपकी डायरेक्ट होनी चाहिए। डायरेक्ट कैसे? कि मैं कहता हूं कि मैंने वो फायरिंग की आवाज सुनी, तो मैं ही जाके एविडेंस दूंगा कोर्ट में, मेरी एविडेंस मानी जाएगी कि मैंने सुना है। मैं डायरेक्ट जाके कोर्ट कहूंगा मैंने कहा, मैंने आवाज सुनी, ठीक है, मैंने फायरिंग की आवाज सुनी, मैंने साथ अदील साहब को बताया कि अदील साहब यार मैंने साथ फायरिंग की आवाज सुनी, ठीक है। तो अब अदील साहब जाके कोर्ट में कहें कि जी मुझे जो जफर साहब ने कहा है कि वो फायरिंग की आवाज सुनेगी, कहते कोर्ट कहेगी नहीं, आप नहीं। फिर अगर जफर साहब ने सुना है तो जफर साहब को ले आए, ठीक है। जफर साहब ने सुना है तो जफर साहब को ले आए। जिसने सुना है एविडेंस, आपकी ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। इसका मतलब यही है कि आपकी जो एविडेंस होगी वो
डायरेक्ट होगी ऑन दी, मतलब जो पर्सन सुनेगा, जो पर्सन देखेगा, जो पर्सन महसूस करेगा, वो ही आके दे सकता है, उसके अलावा किसी की कोई एविडेंस नहीं मानी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। ठीक हो गया। चलें इसको हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। कहता है ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस, ऑल केसेस से मुराद आपका सिविल, क्रिमिनल, फैमिली और जो भी है, जो भी केसेस हैं, सारे केसेस में आपकी ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट होगी। वही पर्सन देगा जिसने सुना है। मस्ट बी डायरेक्ट, दैट इज टू से, क्या पहला कहता है कि इफ इट रेफर टू अ फैक्ट विच कुड बी सीन, अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिसको देखा जा सकता है, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु से ही सॉ इट। अगर ऐसा फैक्ट है जो वो देखा जा सकता है, ठीक है, तो उस देखे जाने पे उस पर्सन की एविडेंस होगी जिसने, जो आगे कहे कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक हो गया। अब मर्डर हुआ, मर्डर हुआ, अदील साहब ने देखा कि मर्डर जो किया है मिस्टर ए ने किया है। अदील साहब ने देखा कि मर्डर मिस्टर ए ने किया है। अदील साहब ने देखा मर्डर मिस्टर ए ने किया है। अब एविडेंस किसकी चलेगी? सिर्फ अदील साहब की। अदील साहब घर आके अपने भाई को बताएं, अपने अब्बू को बताएं, या अपने रास्ते में अपने किसी कुलीग को बताएं। ठीक है, फिर कुलीग की, अब्बू की, भाई की, जिसको बताया गया है, उन किसी की एविडेंस नहीं चलेगी, सिर्फ अदील साहब की एविडेंस चलेगी। जी सर, एक क्वेश्चन है। जी जी करें। सर अगर सर मैंने सर किसी को बताया, मैं सर मर गया, सर वो फिर जाके सर गवाही दे सकता है कि नहीं दे सकता? नहीं दे सकता, वो नहीं दे सकता गवाही। ये 46 में हमने यही पढ़ा है, हेयर टू से। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ कि डाइंग डिक्लेरेशन तो ये है कि अगर अदील साहब की डेथ होती और अदील साहब की डेथ ही काज ऑफ एक्शन होती, फैक्ट एंड इशू होती। ठीक है, अदील साहब किसी को बताते हैं, अदील साहब की डेथ होती, अदील साहब की वो आगे डेथ ही फैक्ट एंड इशू होती, जिसमें वो अदील साहब ने ये बताया होगा कि मुझे फलाने मारा है या मेरे ऐसे हालात से मैं मरा हूं, तो उस सूरत में उस पर्सन की एविडेंस रेलिवेंट होती, नहीं तो नहीं है रेलिवेंट। वो तो जजमेंट्स भी आई, वीकेस्ट पीस ऑफ एविडेंस होगा। हाँ जी, ये वाला जो डील साहब। ठीक हो गया सर। यानी कि हुदूद में जो हेयर से एविडेंसेस होती हैं वो नहीं मानी जाती, लेकिन सिविल में तो होती है ना, क्रिमिनल और सिविल में, बाकी केसेस में। मैडम, वो कह रहे हैं कि ओरल एविडेंस दे सकते हैं आप, यहाँ पे भी यही बताया गया कि आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट हो, जिसने सुना है, जिसने देखा है, जिसने। वही डायरेक्ट का मैं कह रही हूँ, मतलब ये हदूद में, मतलब ये स्ट्रिक्टनेस है ना कि मतलब जिसने देखा हो तो वही बताए। हदूद में मैडम, हदूद में है तज़कियल शहूद, तज़कियल शहूद के आपके जो गवाहान हैं वो नेक पारसा हों, हाजी हों, उन्होंने कभी गुनाह कबीरा ना किया हो। ठीक है, उन्होंने मेजर सिन, मतलब उन्होंने कभी रेप ना किया हो, उन्होंने कभी किसी का कत्ल ना किया हो, वो तज़कियल शहूद पे आते हैं। और हदूद ऑर्डिनेंस यही कहता है कि आपके जो हदूद ला भी पाकिस्तान में अप्लाई हैं, लेकिन उसके लिए हमें एविडेंस नहीं मिलती, आई विटनेसेस नहीं मिलते। जैसे कि रेप है, रेप में कहते हैं कि 4 आई विटनेसेस, कितनी 4 आई विटनेसेस चाहिए होते हैं, वो विटनेसेस जो कि तज़कियल शहूद पे पूरे उतरते हों। ठीक हो गया, चलें हम आगे नेक्स्ट। जी सर चलें। चलें 1 मिनट तक आपकी मीटिंग एंड हो जाएगी। चलें जी, आगे है जी आपका नेक्स्ट। दूसरा कहता है इफ इट इज टू इट रेफर टू अ फैक्ट विच कुड बी हियर्ड, जो हर्ड जो कि सुना जा सकता है, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ विच ऑफ होम
या ऑफ अ विटनेस हु से ही हेयर्ड इट। अगर ये विटनेस एविडेंस है जो कि सुनी जा सकती है, जैसे अदील साहब कहते हैं मैंने सुना है कि फायरिंग हुई है, मैंने सुना है कि साथ में फायरिंग हुई है, ठीक है, मैंने सुना है साथ वाले घर में फायरिंग हुई है, तो अदील साहब की ही एविडेंस चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी। इस तरह तीसरा क्या कहता है, कहता है इफ इट रेफर टू अ फैक्ट विच कुड बी परसीव्ड बाय एनी सेंसेस और बाय एनी अदर मैनर। दो चीजों की डिस्कस की है इसमें, आपने यही चीजें लिखनी होती है कि आप बाई एनी सेंसेस लिखेंगे तो आपका ये कंप्लीट नहीं होगा। आपने साथ ये भी लिखना है, बाई एनी अदर मैनर्स इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ पर्सन हु से ही परसीव्ड बाय दैट सेंस और बाय दैट मैनर। वो क्या है कि पाई सेंसेस, 5 सेंसेस जो हैं, देखने की, सुनने की और चखने की और छूने की, ठीक है, और सूंघने की, ये सारी 5 हिस्सेज हैं। इससे कोई अगर पर्सन कोई फील करता है तो वो उसकी एविडेंस, या किसी और मैनर से वो कोई सुनता है करता है तो उसकी उस मैनर से एविडेंस सुनी जाएगी, मानी जाएगी। ठीक हो गया। चलें जी, आपकी नेक्स्ट है जी, इफ इट रेफर टू ओपिनियन आर टू ग्राउंड